अब चलिए देखिए, हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स पढ़ते हैं, ठीक है। कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स में जैसे आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, टर्म्स है। अब देखिए, जैसे आप टर्म पढ़ेंगे, क्रोमैटिन क्या है, क्रोमैटिड क्या है, क्रोमोसोम क्या है, सेंट्रोमियर क्या है, टीलोमियर क्या है, काइनेटोकोर क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोगों को पढ़ना है। तो देखिए, अभी हमने बताया था कि हम सेल साइकिल, सेल डिवीज़न में आपको बताएंगे कि क्रोमैटिन और क्रोमोसोम में अंतर क्या होते हैं। आप देखिए, पहली चीज़ कि क्रोमैटिन या क्रोमोसोम होते क्या हैं। क्रोमैटिन या क्रोमोसोम दोनों को हम लोग कहते हैं, दोनों को हम लोग कह सकते हैं दे आर न्यूक्लियोप्रोटीन। न्यूक्लियोप्रोटीन क्यों है? अभी हम लोगों ने राइबोसोम को भी न्यूक्लियोप्रोटीन कहा था, क्योंकि इसमें न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन दोनों होते हैं। अब आप देखेंगे न्यूक्लिक एसिड में क्या है, इसमें डीएनए भी है और हिस्टोन प्रोटीन है। डीएनए है और क्या है, हिस्टोन प्रोटीन। जैसे सपोज करिए कि एक हम डीएनए बना रहे हैं, ठीक है। एक डीएनए हमने यहाँ पे बना दिया है। आपको पता है डीएनए का जो ये डायमीटर होता है वो 2 नैनोमीटर होता है, ये तो हमें पता है 2 नैनोमीटर होता है, ठीक है। और अगर हम एक सेल के डीएनए की बात करें, उसकी लेंथ कितनी होती है, 2 मीटर के आसपास होती है। हमारे सेल के या ह्यूमन सेल के जो डीएनए की लेंथ है वो कितनी होती है, 2 मीटर, जो कि 23 मतलब 46 क्रोमोसोम्स में होते हैं, ओके। तो अब ये क्या है, ये हमारा हो गया डीएनए। डीएनए के चारों तरफ हिस्टोन प्रोटीन रैप किया। हिस्टोन प्रोटीन जब आगे आप लोग पढ़ेंगे न्यूक्लियोसोम का ऑर्गेनाइजेशन, तो वहाँ पे आपको समझ में आएगा। डीएनए के चारों तरफ क्या रैप किया, हिस्टोन, क्योंकि डीएनए निगेटिवली चार्ज है, हिस्टोन पॉजिटिव प्रोटीन है, ठीक है। तो ये हो गया न्यूक्लिक एसिड और ये होगा प्रोटीन, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियो प्रोटीन। तो यहाँ पे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन गया। इस स्ट्रक्चर को हम लोगों ने नाम दिया क्रोमैटिन। क्रोमैटिन। अब इसका डायमीटर अगर आप देखेंगे तो ये 11 नैनोमीटर के आसपास होता है, मतलब डायमीटर थोड़ा बढ़ जाता है। जब क्रोमैटिन थोड़ा और कंडेंस हो जाता है, यहाँ पे कंडेंसेशन की प्रोसेस हो जाती है, वाटर यहाँ से रिमूव हो जाता है, ठीक है, तो कुछ और डार्क स्ट्रक्चर दिखते हैं जिसको हम लोग कहते हैं क्रोमोसोम। तो ढेर सारे क्रोमैटिन आपस में कंडेंस होके क्या बनाएंगे, क्रोमोसोम। और एक क्रोमोसोम का जब एक आर्म का डायमीटर आप देखेंगे 300 नैनोमीटर के आसपास होता है, ठीक है, 300 नैनोमीटर के आसपास होता है। तो ये हो गया क्रोमोसोम। अब हमें डिफरेंस समझ में आ गया कि डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन मिलके क्या बनाएंगे, क्रोमैटिन और क्रोमैटिन फिर क्या बनाएंगे, क्रोमोसोम। हमने आप इस क्रोमैटिन में एक डीएनए है, बस आप ऐसे समझिएगा, एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हमें इस क्रोमैटिन में भी दिखेगा और एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए यहाँ पे भी है, क्रोमोसोम में भी है। कॉन्सेप्ट आप एकदम चीज़ों को एकदम अच्छे से समझते चलिए। अब आगे आप देखेंगे, ध्यान से समझेंगे इसको कि ये जो क्रोमैटिन और क्रोमोसोम कहाँ कहाँ होते हैं। एक्चुअली इंटरफेजेस की जितनी भी स्टेजेस हैं, लाइक G1, S और G2, उनमें हमारा जो क्रोमोसोम है वो क्रोमैटिन के फॉर्म में होता है। क्रोमोसोम क्रोमैटिन के फॉर्म में होता है। प्रोफेज तक भी वो क्रोमैटिन के फॉर्म में होता है। एक्चुअली प्रोफेज में जाके वो क्रोमैटिन किस में चेंज होने लगता है, क्रोमोसोम में, और मेटाफेज आते आते हम उसको क्रोमोसोम नाम देने लगते हैं। तो आप जब प्रोफेज स्टेज पढ़ते हैं तो वहाँ पे क्रोमैटिन कंडेंसेशन होने लगता है और क्रोमैटिन क्रोमोसोम में चेंज हो जाता है, ठीक है। चीज़ें दिमाग में आ रही हैं थोड़ा बहुत। अब उसके बाद हम मेटाफेज और एनाफेज तक तो इसको क्रोमोसोम कहते हैं। टीलोफेज में फाइनली फिर से क्या होने लग जाता है, क्रोमोसोम फिर से क्रोमैटिन में चेंज होने लगता है, क्रोमोसोम फिर से क्रोमैटिन में आ जाता है। तो देखिए, क्रोमैटिन और क्रोमोसोम का कॉन्सेप्ट, हमें कहाँ कहाँ क्रोमैटिन होगा, कहाँ कहाँ क्रोमोसोम होगा, कन्फ्यूज़ नहीं होना। अगर अब हम एक क्रोमोसोम को इस तरीके से देखते हैं, एक क्रोमोसोम को मान लीजिए हमने एक क्रोमोसोम ऐसे बना दिया, ऐसे बनाया 2 आर्म वाला, हम ऐसे भी बनाते हैं, ये एनाफेजिक क्रोमोसोम है, कन्फ्यूज नहीं होना है। अब आप देखिए, ये अपने दिमाग में होना चाहिए कि हम इसे क्रोमैटिन भी कह सकते हैं, क्रोमोसोम भी कह सकते हैं। क्रोमैटिन का मतलब वो लेस कंडेंस फॉर्म है, क्रोमोसोम का मतलब वो मोर कंडेंस फॉर्म है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। किसी भी क्रोमैटिन या क्रोमोसोम के लॉन्गिट्यूडिनल हाफ को हम लोग कहते हैं क्रोमैटिड। क्या कहते हैं, क्रोमैटिड। क्रोमैटिन या क्रोमोसोम के लॉन्गिट्यूडिनल हाफ को हम लोग क्रोमैटिड कहते हैं। तो हमें क्रोमैटिन पता चल गया, क्रोमैटिड पता चल गया, क्रोमोसोम पता चल गया, ठीक है। अब आप देखेंगे यहाँ पे इसमें जो डीएनए होता है ये थ्रेड लाइक फॉर्म में होता है, जिसको हम लोग कहते हैं क्रोमोनिमाटा। दिस इज कॉल्ड एज क्रोमोनिमाटा, ठीक है, क्रोमोनिमाटा। किसी भी क्रोमैटिन या क्रोमोसोम के एंड को हम लोग कहते हैं टीलोमियर। क्या कहते हैं, टीलोमियर। 1 टीलोमियर, 2 टीलोमियर, 3 टीलोमियर, 4 टीलोमियर। तो एक क्रोमोसोम में मैक्सिमम 4 टीलोमियर हो सकते हैं।
एग्जामिनर आपसे कभी कभी पूछता है कि एक ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जो एक क्रोमोसोम में 5 से कम और 2 से ज़्यादा होते हैं या 1 से ज़्यादा होते हैं, 5 से कम और 1 से ज़्यादा होते हैं। तो अगर वो सिंगल एक क्रोमेटिड वाला भी क्रोमोसोम है, एक ही क्रोमेटिड वाला क्रोमोसोम है, तब भी 1 से ज़्यादा होगा, मतलब 2 होगा। ठीक है, 5 से कम मतलब एक मैक्सिमम कितना हो सकता है, 4 हो सकता है। तो वो क्या है, टीलोमियर है। ये जो जहाँ से दोनों क्रोमेटिड आपस में अटैच्ड होते हैं, दोनों क्रोमेटिड जो जहाँ अटैच्ड होते हैं, इसको हम काइनेटोकोर कहते हैं, और काइनेटोकोर को ही हम प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन कहते हैं। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, कभी कभी एक नॉन स्टेनिंग रीज़न भी होता है जिसको हम लोग सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन कहते हैं या सैटेलाइट क्रोमोसोम कहते हैं, और इसके अंदर जो डीएनए होता है उसको हम सैटेलाइट डीएनए कहते हैं, जिसका रोल कहाँ पे है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ जहाँ से स्पिंडल फाइबर अटैच्ड होते हैं उसको हम लोग कहते हैं ये क्या कहते हैं, दिस इज सॉरी काइनेटोकोर नहीं, इसको हम सेंट्रोमियर कहते हैं। दिस इज़ द सेंट्रोमियर, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो सेंट्रोमियर से इसको ही हम कॉन्स्ट्रिक्शन कहते हैं, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। जहाँ से स्पिंडल फाइबर अटैच होता है, स्पिंडल फाइबर जहाँ पे अटैच्ड होता है उसको हम लोग कहते हैं काइनेटोकोर, जो डिस्क शेप स्ट्रक्चर होता है, और एक क्रोमेटिन या क्रोमोसोम में 2 होते हैं। ठीक है, नंबर आपको पता होने चाहिए। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं। अब आप ध्यान दीजिए कि जैसे हमारे पास क्या है, हमारे पास एक सेल है, मान लीजिए यहाँ पे 4 क्रोमोसोम है। कितने क्रोमोसोम है, 4 क्रोमोसोम है। 4 क्रोमोसोम मतलब 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये क्रोमोसोम नंबर 1 की 2 कॉपी है, क्रोमोसोम नंबर 2 की 2 कॉपी है। कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। अगर वो 4 है मतलब वहाँ पे 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम है। हम लोगों के पास भी 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम ही है। 46 क्रोमोसोम है, 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम का मतलब एक सेट में एक से मतलब सेट का मतलब जहाँ पे सारे क्रोमोसोम आ जाएं। तो हमारे पास जो एक सेट है उसमें 1 से 23 है, और दूसरा सेट है वहाँ पर, क्योंकि हमारे पास 23 ही टाइप के क्रोमोसोम है ना, 23 ही टाइप के क्रोमोसोम है, तो हम कह सकते हैं एक सेट का मतलब है जहाँ पे सारे टाइप के क्रोमोसोम आ जाएं। तो हमारे पास 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम है, एक मदर से आया है और एक फादर से आया है। तो अगर यहाँ पे कोई एक सेल है जिसमें 4 क्रोमोसोम है, मतलब यहाँ पे 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम है टोटल। अगर ये डिप्लॉयड है तो इसको हम 2n कहते हैं। 2n कितना है, 4 है। 2n कितना है, 4 है। एक चीज़ आप जानिएगा, कंटेंट ऑफ डीएनए इन वन सेट कहलाता है सी वैल्यू। क्या कहलाता है, सी वैल्यू। सी वैल्यू का मतलब एक सेट में जो डीएनए का कंटेंट होता है, डीएनए का अमाउंट, या हम कह सकते हैं अमाउंट ऑफ डीएनए इन 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड एज सी वैल्यू। तो यहाँ पे 2 सेट है तो हम इसको 2C कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे, 2C। तो एक डिप्लॉयड सेल के टोटल क्रोमोसोम नंबर को हम n से डिनोट करेंगे, और टोटल डीएनए अमाउंट को या डीएनए कंटेंट को हम लोग C से डिनोट करेंगे। टोटल क्रोमोसोम 2n हो गया और डीएनए कंटेंट कितना हो गया, 2C हो गया। अब देखिए, अब हम लोग आगे देखते हैं नेक्स्ट। हमारे पास ये एक सेल है, बहुत ध्यान से इस चीज़ को समझिएगा, यही कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, मतलब आप सेल साइकिल को बहुत अच्छे से समझ जाओगे। आगे एग्जाम जो जितने भी मतलब न्यूमेरिकल्स हैं वो भी आप लगा लोगे। सेल में हमने क्या बताया था कि ये मान लीजिए G1 है, हम बस थोड़ा सा समझने के लिए M है, ये S है और G2 है। आप इस पे मत जाइएगा कि ड्यूरेशन किसका कितना है, बस हमें यहाँ पे मतलब एक सेल यहाँ पे डिवाइड करना शुरू करी। अगर ये सेल डिप्लॉयड है तो यहाँ पे क्रोमोसोम का नंबर कितना है, 2n है, और डीएनए कंटेंट को हम लोग 2C से डिनोट करेंगे। जीवन के बाद भी, क्योंकि ना तो जीवन के बाद सेल के क्रोमोसोम नंबर में कोई चेंज होता है, नहीं होता है। डीएनए कंटेंट में कोई चेंज है, नहीं है। तो इसके बाद भी जो सेल है ये क्या है, 2n है और 2C है आफ्टर जीवन। एस फेज में आया, इसने डीएनए को रेप्लिकेट किया। तो मान लीजिए हमारा क्रोमोसोम ये था, ये आपको याद होना चाहिए यहाँ पे क्रोमोसोम नहीं, ये क्रोमैटिन है। हाँ, कन्फ्यूजन थोड़ी बहुत हो रही होगी, लेकिन आप इसको थोड़ा सा दिमाग में एकदम ध्यान से समझिएगा कि ये जो है, हमने बताया था आपको कि क्रोमैटिन का कंडेंसेशन प्रोफेज में स्टार्ट होता है, तब जाके मेटाफेज में हम उसको क्रोमोसोम कहने लग जाते हैं। ठीक है, तो अभी ये क्रोमैटिन और क्रोमोसोम में अंतर बस और बस कंडेंसेशन का फ़र्क है, थोड़ा सा एक स्टेप का फ़र्क है, वो आपको याद होना चाहिए। तो ये 2n 2C है, ये 2n 2C हो गया। एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन, अभी हमने बताया था कि मान लीजिए यहाँ पे ये एक डबल स्ट्रैंड डीएनए था। एस फेज में आने के बाद मतलब ये 2C है और क्रोमोसोम को हम 2n कहेंगे। एस फेज में आने के बाद डीएनए रेप्लिकेट कर जाएगा। जब डीएनए रेप्लिकेट कर जाएगा तो इसकी एक और कॉपी बन जाएगी। अब हमारे पास स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, इसने इसकी एक पेरेंट स्ट्रैंड की एक कॉपी बन गई,
और दूसरे की एक कॉपी बन गई। फिर वो थोड़ा सा सरफेस एरिया वॉल्यूम वाला कॉन्सेप्ट अगर आप लगा लेंगे ना, तो होता क्या है, ये मेम्ब्रेन चाहती है कि हम एक सेट ऑफ डीएनए को अलग रख लें और दूसरे एक सेट ऑफ डीएनए को अलग रख लें। तो ये क्या करेगी, एक मेम्ब्रेन बना लेगी। ये एक मेम्ब्रेन बन रही, थोड़ा सा ये हॉस पॉस हो गया, आप देखिए इसको ध्यान से। यहाँ पे ऐसे था, ठीक है, जिसमें एक डबल स्ट्रैंड डीएनए था। यहाँ पे ऐसा हुआ कि एक डबल स्ट्रैंड डीएनए को लेके ये एक मेम्ब्रेन बना लेगी, ऐसे मतलब स्प्लिट हो जाएगा। आप पढ़ेंगे स्प्लिट हो जाएगा। स्प्लिट होने का मतलब अब यहाँ पे केवल एक ही क्रोमैटिड था, यहाँ पे अब क्रोमैटिड कितने हो गए, 2 हो गए। लेकिन अरे क्रोमैटिड 2 हुए हैं, क्रोमैटिड 2 हैं, क्रोमैटिड 2 हैं, लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनना है। क्यों क्रोमैटिड 2 हुए, क्योंकि डीएनए कंटेंट बढ़ गया। डीएनए कंटेंट बढ़ गया मतलब सी वैल्यू बढ़ा है। लेकिन आप याद रखना कि जब तक सेंट्रोमियर 1 होगा हम उसे एक ही क्रोमोसोम कहेंगे। भले ही क्रोमैटिड 2 हो गया, क्रोमैटिड 2 हो गया, ये आप अपना जो स्प्लिटिंग हो गई, यहाँ पे एक क्रोमैटिड दूसरा क्रोमैटिड, मतलब अभी ये ऐसा था, अभी ये ऐसा हो गया। लेकिन क्रोमोसोम कितना है, 1 है। क्रोमोसोम मतलब क्रोमैटिन, क्रोमैटिन, क्रोमैटिन। ओके, अब देखिए क्या हुआ एस फेज में, क्या हुआ ज़रा बताइए मुझे। एस फेज में पहले क्रोमोसोम या क्रोमैटिन, जिसको हम बार बार क्रोमोसोम कह रहे हैं, एक्चुअली वो क्रोमैटिन है, लेकिन मैं क्रोमोसोम कह रही हूँ, आप कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि एस फेज तक हम इसको क्रोमैटिन ही कहेंगे। तो यहाँ पे ऐसा था, आफ्टर एस फेज ये कुछ ऐसे हो गया, एस फेज में ऐसे हो गया, ऐसे में, ठीक है। तो डीएनए कंटेंट डबल हुआ है, लेकिन जब तक सेंट्रोमियर 1 है, सेंट्रोमियर 1 है, तब तक हम इसको, इसके नंबर, क्रोमोसोम के नंबर को डबल नहीं कह सकते। तब तक क्रोमोसोम भी क्या है, 1 ही है। तो बताइए मुझे कि क्या क्रोमोसोम का नंबर बढ़ा है, एस फेज में नहीं बढ़ा, लेकिन डीएनए कंटेंट बढ़ गया। तो क्रोमोसोम यहाँ पे जब एस फेज के बाद जो सेल आएगी, एस फेज के बाद जब सेल आएगी, तो इसका क्रोमोसोम नंबर तो सेम रहेगा, लेकिन डीएनए कंटेंट कितना हो जाएगा, 4C हो जाएगा, ठीक है, डीएनए कंटेंट 4C। अभी तक क्रोमैटिड, क्रोमैटिड क्या था, लॉन्गिट्यूडनल हाफ, मतलब 1 ही थे, क्रोमैटिड 1 थे। अब क्रोमैटिड डबल हो जाएंगे, ठीक है, ये हम लोग अगले चार्ट में देखेंगे। अब आप देखिए G2 फेज़ के बाद भी ये जो सेल है ना, वहाँ पे 2N और 4C, क्योंकि जो G2 में इनमें कोई चेंजेस नहीं होता है, G2 में इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स बनती हैं। ओके, M फेज़ में आने के बाद प्रोफेज में भी सेम रहेगा, प्रोफेज में भी कुछ नहीं होता है, ठीक है, क्रोमोसोम के नंबर वगैरह में चेंज नहीं होता है, तो वहाँ पे भी 2N और 4C रहता है। मेटाफेज तक भी कोई चेंज नहीं होता है, 2N और 4C रहता है। ओके, एनाफेज में क्या होता है, एनाफेज में देखिए सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग होती है, आपको पता है ना, जैसे क्रोमोसोम ऐसा था, ये मेटाफेज में इक्वेटर पे आए हुए थे, मेटाफेज में इक्वेटर पे आ जाते हैं। अब स्पिंडल फाइबर इसको इधर खींचता है, इसको इधर खींचता है, सेंट्रोमियर स्प्लिट हो गया। सेंट्रोमियर जब स्प्लिट हो गया, मेरी बात ध्यान से सुनना है, ठीक है, सेंट्रोमियर स्प्लिट हो गया तो एक पोल पे ये वाला चला गया और दूसरे पोल पे ये वाला आ गया। हालांकि अब एक बात बताइए मुझे आप कि यहाँ पे क्रोमोसोम का अब क्योंकि सेंट्रोमियर डबल हो गया तो क्रोमोसोम का नंबर डबल हो गया, क्रोमोसोम का नंबर डबल हुआ, लेकिन क्या कोई यहाँ पे दिमाग लगा रहा है कि क्रोमैटिड तो सेम है, क्रोमैटिड क्या है, सेम है, क्योंकि यहाँ पे भी 2 क्रोमैटिड थे, यहाँ पे भी क्रोमैटिड 2, लेकिन अब इसी एक क्रोमैटिड को जिसके पास सेंट्रोमियर है उसको हम एनाफेजिक क्रोमोसोम कहने लग जाएंगे, एनाफेजिक क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम का नंबर यहाँ डबल हो गया, हालांकि डीएनए कंटेंट भी सेम है, क्योंकि सबको कुछ भी चेंज नहीं हुआ, बस सेंट्रोमियर टूट गया है, आधा पोर्शन इधर चला गया, आधा पोर्शन इधर चला गया, लेकिन है तो सेल के अंदर, ये है तो ये सेल के अंदर। तो क्रोमोसोम का नंबर डबल हुआ, डीएनए कंटेंट्स वही है, ठीक है, क्रोमैटिड वही है, किसका और किसका नंबर डबल हुआ, क्रोमैटिड का नंबर, सॉरी क्रोमैटिड वही है, सेंट्रो क्या कहते हैं, सेंट्रोमियर का नंबर डबल हुआ और काइनेटोकोर का नंबर डबल हो गया, क्योंकि यहाँ पे अभी 2 काइनेटोकोर थे, अब यहाँ पे 2 इसमें हो जाएंगे, 2 इसमें, काइनेटोकोर भी क्या हो गया, डबल हो गया। इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। हमारे पास जो अभी एक क्रोमोसोम था, ठीक है, वो 2 क्रोमोसोम है, लेकिन क्रोमैटिड क्या है, सेम है। तो हमने क्या कहा कि एनाफेज में क्या हो जाता है, 4N 4C, 4N 4C। टीलोफेज में क्या होने जा रहा है, टीलोफेज तक भी वो 4N और 4C रहेगा। हालांकि टीलोफेज में आप देखेंगे कि न्यूक्लियस का डिवीजन कंप्लीट हो जाता है और एक न्यूक्लियस 2 न्यूक्लियस में टूट जाता है, तो एक न्यूक्लियस में 2N 2C आ जाता है
और दूसरे में 2N2C आ जाता है, ठीक है, 2N2C 2N2C। ओके, अब जो टीलोफेज है, क्योंकि ये सेल के अंदर है इसलिए हम इसको 4N4C लिखते हैं। आफ्टर टीलोफेज जब साइटोकाइनेसिस हो जाता है तो 2 सेल बन जाती है, एक में 2N2C आ जाता है और दूसरे में 2N2C आ जाता है। ओके, तो इस तरीके से हम कहते हैं कि जो इनिशियल सेल थी उसमें भी 2N2C था। तो आफ्टर डिवीज़न क्या हुआ, आफ्टर डिवीज़न हमारा जो पूरा का पूरा डीएनए कंटेंट और क्रोमोसोम का नंबर मेंटेन है। ओके, अब आप चलिए इसको हम लोग एक चार्ट के थ्रू देखते हैं। एक चार्ट हम बनाने जा रहे हैं बस, और बस आप उसी को समझिएगा, या मैं एक बार इसको फिर से समझा दे रही हूँ। आप यहाँ पे ध्यान देंगे G1 में G1S G2M, यहाँ से सेल डिवाइड करने गई वो 2N2C थी। 2N का मतलब क्रोमोसोम के नंबर, C का मतलब डीएनए का अमाउंट, ठीक है। G2 के बाद भी वो 2N2C, G1 के बाद भी, S के बाद वो क्या था 2N और 4C हो गया। G2 के बाद भी वो 2N4C है। और M फेज़ में जब मेटाफेज आप देखेंगे, प्रोफेज, एनाफेज, टीलोफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, तो एनाफेज में इसके नंबर, क्रोमोसोम के नंबर डबल हो जाएंगे क्योंकि सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग हो जाएगी। अब आप बताइए मुझे, एक मैं चार्ट बनाने जा रही हूँ, एक चार्ट में बना रही हूँ सेल साइकिल का। बस ये चार्ट आप समझ लीजिएगा। इस चार्ट में हमने यहाँ पे लिख दिया पहले, आप समझिएगा, पहला ये क्या है, आई फेज़। आई फेज़ मतलब इंटरफेज़, आई फेज़, ओके। और दूसरा क्या है, एम फेज़, एम फेज़। हमें आई फेज़ में हम लिखने जा रहे हैं क्या क्या, वो आपको समझना है। पहला है G1 और दूसरा है G1S और दूसरा है G2। एम फेज़ में केवल न्यूक्लियर डिवीज़न तक हम लिख रहे हैं। न्यूक्लियर डिवीज़न तक आपको समझना है। प्रोफेज़, मेटाफेज़, एनाफेज़ और लास्ट क्या है, टीलोफेज़। चलिए, G1 फेज़ में क्या था आप बताइए। G1 फेज़ में क्रोमोसोम किसके फॉर्म में था, क्रोमैटिन के फॉर्म में, क्रोमैटिन, ठीक है ना। तो एक क्रोमैटिन ऐसे लिखेंगे आप, एक क्रोमैटिन है ना। कितना डीएनए उसके अंदर, एक डबल स्ट्रैंड डीएनए है ना। ओके, कितना क्रोमैटिड है, एक ही क्रोमैटिड वाला क्रोमैटिन है ये। ओके, अब बताइए मुझे आप, कितना उसके अंदर हम कह सकते हैं कि क्रोमैटिन डीएनए, हाँ, कितना सेंट्रोमियर है, एक सेंट्रोमियर है ना, एक ही सेंट्रोमियर, ऐसे है, आप देखते जाएंगे, एक सेंट्रोमियर है। और कितना काइनेटोकोर है, 2 काइनेटोकोर है। और यहाँ पे पूरा टोटल, अगर हम सेल के टोटल क्रोमोसोम की बात करें तो वो 2N है और 2C है। यू गॉट इट। देखिए ध्यान से एकदम, एक क्रोमैटिन है। एस में भी एक क्रोमैटिन है, क्रोमैटिन में ही एक क्रोमोसोम, अभी हम नहीं कहने जा रहे हैं। कितना डीएनए है बताइए ज़रा, जल्दी बताइए मुझे। 2 डबल स्ट्रैंड डीएनए हो गया, वेरी गुड। और कितना क्रोमैटिड हो गया, 2 क्रोमैटिड हो गया ना, क्योंकि अब ऐसी कंडीशन है। लेकिन क्रोमैटिन तो एक ही है जब तक सेंट्रोमियर एक है, ठीक है। 2 क्रोमैटिड, ओके। सेंट्रोमियर तो एक ही है, अफसोस एक है, इसलिए इसको हम एक क्रोमैटिन एक ही नाम देंगे। काइनेटोकोर भी 2 ही है, 2 काइनेटोकोर है, 2 काइनेटोकोर, ओके। और यहाँ पे हम देखेंगे कि ये कितना है, ध्यान से समझना है आपको। ये है आपका 2N, क्योंकि डीएनए कंटेंट हो गया 4C। G2 में देखिए, G2 में सब वही है, ये वाला S वाला, ये। प्रोफेज में भी हम इसको क्रोमैटिन ही कहने जा रहे हैं। तो प्रोफेज में एक क्रोमैटिन, ठीक है, 2 डबल स्ट्रैंड डीएनए, 2 क्रोमैटिड्स, 2 सेंट्रोमियर, 2 काइनेटोकोर एंड 2N4C। यहाँ ये तीनों सेम है, ये तीनों क्या है, सेम है। कम टू द मेटाफेज। मेटाफेज में अब हम ये यहाँ पे क्रोमैटिन है, क्या है, क्रोमैटिन। प्रोफेज में क्रोमैटिन चेंज होने लगा था क्रोमोसोम में, तो अब हम इसको कहेंगे 1 क्रोमोसोम, 1 क्रोमोसोम। डीएनए कितना है, 2 डबल स्ट्रैंड डीएनए है ना, क्योंकि रेप्लिकेशन हुआ था। 2 क्रोमैटिड्स है, ओके, 2 क्रोमैटिड्स है, 1 सेंट्रोमियर है, 1 सेंट्रोमियर है और 2 काइनेटोकोर है, 2 काइनेटोकोर, कुछ नहीं, बस क्रोमोसोम चेंज होने जा रहा है। और 2N4C है, 2N4C है।
एनाफेज में क्या होने जा रहा है, जल्दी बता दीजिए मुझे। अब ये एक टोटल की अगर हम बात करें, टोटल एक जहाँ से हम लोग ले चल रहे हैं, तो वहाँ पे 2 क्रोमोसोम के नंबर डबल हो जाएंगे, तो 2 क्रोमोसोम हो जाएगा, 2 क्रोमोसोम हो जाएगा। लेकिन डीएनए कितना है भाई, डीएनए तो वही है ना, सेम है ना, 2 ही रहेगा, 2 डबल स्ट्रैंड डीएनए हो जाएगा। क्रोमैटिड भी कितना ही है, 2 ही क्रोमैटिड्स है। सेंट्रोमियर कितना है, 2 सेंट्रोमियर हो जाएगा, समझिए, क्योंकि एक मेटाफेजिक क्रोमोसोम ऐसा था और अब एनाफेज में एक पोल पे ये होगा एक। हाँ, आप ऐसे जरूर कह सकते हैं कि 1 एनाफेजिक क्रोमोसोम, 1 एनाफेजिक क्रोमोसोम में एक डबल स्ट्रैंड डीएनए है। अगर हम टोटल लेके चलें तब हम ऐसे लिख सकते हैं 2 क्रोमोसोम, 2 डीएनए, 2 क्रोमैटिड्स, ठीक है, 2 क्रोमैटिड्स, 2 सेंट्रोमियर, 4 काइनेटोकोर, ठीक है, और 4n/4c, क्योंकि क्रोमोसोम के नंबर डबल हो गए, क्योंकि सेंट्रोमियर के नंबर। लेकिन अगर हम 1 एनाफेजिक क्रोमोसोम की बात करें, केवल एक क्रोमोसोम की बात करें, तो 1 एनाफेजिक क्रोमोसोम में क्या है, एक ही क्रोमोसोम में एक डबल स्ट्रैंड डीएनए होगा, एक क्रोमैटिड होगा, एक सेंट्रोमियर होगा, 2 काइनेटोकोर होगा और 2n/2c होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। इसी तरीके से टीलोफेज में भी अब ये तो क्रोमोसोम था, यहाँ पे अब क्रोमैटिन कहने लग जाएंगे, इसको हम क्या कहने लग जाएंगे, क्रोमैटिन। तो ये कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप इसको थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको आता है तो आप सवाल गलत नहीं करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि माइटोसिस और मियोसिस की प्रोसेस कैसे होती हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द सेल साइकिल। ओके, थैंक यू। अगर आप लोगों को कोई भी अगर दिक्कत आती है, कुछ भी क्वेश्चन पूछना है, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। और कोई अगर आपको अपना फेवरेट टॉपिक पढ़ना है तो वो भी आप हमें कमेंट में बता सकते हैं कि आपको जो भी टॉपिक पढ़ना है, मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। थैंक यू।